दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की एक जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम भाग 2 लेकर आए हैं। पहले भाग में आपने गारशद तासी, मौलवी करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन का अध्ययन किया। पहला भाग यदि आपने न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के आज इस भाग 2 में हम मिश्र बंधुओं का अध्ययन करेंगे। मिश्र बंधुओं पर तमाम प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ये मिश्र बंधु कौन थे, ये कितने भाई थे, तीनों भाइयों का नाम क्या था, इनका क्रम क्या था, कौन सबसे बड़ा था। अक्सर क्रम भी इनका पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये तीनों भाई थे कौन। तो मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये सहोदर भाई थे और इनके पूर्वज हरदोई में रहा करते थे। बाद में ये लखनऊ में आके बस गए और इनका जीवन इंटौजा लखनऊ में ही प्रारंभिक जीवन इनका बीता। ये तीनों एक ग्रंथ क्या, एक छंद भी एकजुट होकर ही रचा करते थे। यानी ऐसा नहीं कि एक ग्रंथ एक साथ मिलकर रचते थे। अगर कोई छोटा सा छंद भी रच रहे हैं तो ये तीनों भाई एक साथ मिलकर ही लिखते थे। तो इसलिए तीनों भाइयों में किसी एक भाई का नाम नहीं बल्कि मिश्र बंधु नाम से इनकी रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी। इनके नाम की अगर बात कर ली जाए तो ये 3 भाई थे। सबसे बड़े थे गणेश बिहारी, दूसरे नंबर पर श्याम बिहारी का नाम आता है और तीसरे नंबर पर सुखदेव बिहारी का नाम आता है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि ये कितने भाई थे, तो हमेशा याद रखें ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो प्रश्न बनता है कि इनका नाम जो एक क्रम से है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, इस क्रम को याद कैसे रखें। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जैसे गणेश बिहारी, सबसे पहले गणेश बिहारी हैं तो हिंदू देवी देवताओं में आप देखते हैं कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, प्रथम पूज्य हैं, तो सबसे पहले गणेश बिहारी। दूसरे नंबर पर श्याम बिहारी। अब श्याम बिहारी किस नंबर पर हैं? दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि श्याम यानी कृष्ण जो थे वो 2 भाई थे, वहाँ भी वो दूसरे नंबर पर थे। पहले सबसे बड़े बलराम थे, दूसरे नंबर पर श्याम थे, तो यहाँ भी ये दूसरे नंबर पर हैं श्याम बिहारी। तो तीसरे बचते हैं कौन? सुखदेव बिहारी। तो ये क्रम है। अब इस ट्रिक से जो है आप याद करें तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। गणेश बिहारी, चूंकि गणेश सबसे पहले पूज्य हैं तो सबसे बड़े थे गणेश बिहारी। श्याम बिहारी दूसरे नंबर पर श्याम थे तो श्याम बिहारी दूसरे नंबर पर और सुखदेव बिहारी तीसरे नंबर पर। अब बात कर ली जाए कि ये इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम क्या है। तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसको मिश्र बंधु विनोद नाम से इन्होंने लिखा। मिश्र बंधु विनोद नाम से। प्रकाशन की अगर बात कर ली जाए तो 1913 ईस्वी में इसका प्रथम 3 भाग प्रकाशित होता है और 1934 ईस्वी में इसका चौथा भाग प्रकाशित होता है। यानी 2 बार में ये प्रकाशित होता है। एक 1913 ईस्वी में पहला 3 भाग प्रकाशित होता है और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अच्छा, इनके ग्रंथ का नाम भी याद करने में कोई कठिनाई नहीं है, मिश्र बंधु विनोद। चूंकि मिश्र बंधु कहे ही जाते हैं ये, उसमें विनोद शब्द जुड़ गया, मिश्र बंधु विनोद हो गया। प्रश्न कभी कभार बनता है, अच्छा ये हमेशा ध्यान देने वाली चीज है, 1913 और 1934, 13 में पहला भाग, पहला 3 भाग और 34 में चौथा भाग प्रकाशित होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। खंड की बात कर ली जाए, यानी मिश्र बंधु विनोद कितने खंडों में है, तो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि कितने खंडों में मिश्र बंधु विनोद है। तो कुल 8 भागों में मिश्र बंधु विनोद की रचना इन्होंने की है। 8 भाग हैं, कुल 8 भाग हैं मिश्र बंधु विनोद में। कवियों की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो बहुत कवि हैं मिश्र बंधु विनोद में, लगभग 5000 कवियों की संख्या है। 4591 कवि यानी लगभग 5000 कवि मिश्र बंधु विनोद में वर्णित हैं। पद्धति की बात कर ली जाए तो कालानुक्रम पद्धति में इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन संबंधी जो ग्रंथ है उसकी रचना की कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति का मतलब ये कि कालक्रम का ध्यान रखते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो ग्रंथ लिखा, कालक्रम का ध्यान रखते हुए उन्होंने
लिखा। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था वो भी कालानुक्रम पद्धति का था। ये जो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं उन पर भी मेरा एक वीडियो है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिश्र बंधु विनोद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है। रामचंद्र शुक्ल इसे बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक काव्य कहते हैं। बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक काव्य। तो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि मिश्र बंधु विनोद को आचार्य राम किसने बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक काव्य कहा। अच्छा, ऐसे भी आप जान सकते हैं कि जैसे 5000 कवि थे इसमें, तो इसीलिए इन्होंने कहा बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक काव्य। इतिवृत्तात्मकता का मतलब कथात्मकता से लिया जाता है। तो बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक काव्य, चूंकि उसमें जो भी रचनाकार थे उनके जीवन के विषय में भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा, तो इसलिए इतिवृत्तात्मक ग्रंथ इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके हिंदी साहित्य के इतिहास को कहा और बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहकर संबोधित किया। लेकिन इनका हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात इसी से प्रमाणित हो जाती है कि रीतकालीन कवियों का इन्होंने जो परिचय रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया, वो कहीं ना कहीं मिश्र बंधु विनोद से ही उन्होंने उस परिचय को उठाया है। यानी लगभग 5000 कवियों का वर्णन एक स्थान पर मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इस ग्रंथ को हिंदी का पंचांग और साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ कहा। क्या कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे हिंदी साहित्य का पंचांग कहा। तो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनता है या पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का पंचांग नामवर सिंह ने किस ग्रंथ को कहा। तो हिंदी साहित्य का पंचांग मिश्र बंधु विनोद को कहा। इसलिए कहा क्योंकि आप जान सकते हैं कि अब जैसे आचार्य शुक्ल ने ही इसे बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहा, तो पंचांग आप जानते हैं कि पंचांग जो पंडित लोग देखते हैं उसमें किसी भी दिन का घड़ी, नक्षत्र, ग्रह, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। ठीक वैसे ही इनका जो इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उसमें भी किसी भी जो भी रचनाकार हैं उस रचनाकार का पूरा डिटेल उन्होंने रखने का प्रयास किया। इसलिए शायद नामवर सिंह जी ने इसे हिंदी साहित्य का पंचांग कहा। इसकी विशालता को देखते हुए इसके एक जो आप कह सकते हैं कि इसका दायरा जो है ये बड़ा विस्तृत है और साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ इन्होंने कहा। किसे? मिश्र बंधु विनोद को ही। क्यों कहा? अब शब्दों पर ध्यान दीजिए। साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ, साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर, साहित्य के पुनः उत्थान की लहर। शुरू में ही मैंने बताया कि 1913 ईस्वी में इसका सबसे पहले प्रकाशन होता है। तो साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर उस समय चल रही थी। अब 1913 कालखंड की दृष्टि अगर देखा जाए तो वही द्विवेदी युग था। 1900 से लेकर 1918 ईस्वी हिंदी साहित्य के इतिहास में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से जो है वो ग्रस्त था। ग्रस्त नहीं कह सकते, प्रभाव था। 1900 से लेकर 1918 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव था हिंदी साहित्य के इतिहास में, और वो द्विवेदी युग कहा भी जाता है। तो एक ढंग से हिंदी साहित्य का पुनरुत्थान हो रहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक साहित्यिक परिमार्जन और परिष्कार की बात करते थे, एक आदर्श साहित्य की बात करते थे और खड़ी बोली हिंदी को बढ़ावा दिया करते थे। खैर वो अलग बात है, अलग मैटर है, अलग टॉपिक है। तो आप कह सकते हैं कि साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ जो कहा गया वो इसी कारण कहा गया क्योंकि वो दौर जो था 1913 ईस्वी का, जिस समय इसका प्रकाशन हुआ, उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव था और एक प्रकार से साहित्य का पुनरुत्थान हो रहा था। और मिश्र बंधु विनोद के काल विभाजन और नामकरण की अगर बात कर ली जाए तो इस पर तमाम प्रश्न बनते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न काल विभाजन से ही संबंधित है। आरंभिक काल जिसे हम आदिकाल कहते हैं, यही प्रश्न बन जाता है कि आरंभिक काल आदिकाल को किसने कहा? मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधु ने कहा आरंभिक काल। अच्छा, इससे मिलता जुलता दो प्रश्न बनता है, एक तो आरंभिक काल और दूसरा प्रारंभिक काल। गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा
और मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि किसने आरंभिक काल कहा और किसने प्रारंभिक काल कहा। तो आप याद कर सकते हैं, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके बगल में पड़ोस में कोई मिश्रा जी हैं जो जिनको आप आरंभ से ही जानते हैं, आरंभ से जानते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके यहाँ आरंभ से ही जिनका आना जाना है, अ से आरंभ, अ से आना जाना, किसका? मिश्रा जी का। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस तरह की कहानियाँ बना के, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि इस तरह की कहानियाँ बना के अगर आप याद करते हैं, ऊटपटांग कल्पनाएँ करके याद करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं जल्दी से याद रहती हो जाती हैं और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो ऐसे याद करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और लोग ऐसे याद भी कर रहे हैं आजकल। तो आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। किसको कहा? आदिकाल को। अच्छा, आरंभिक काल को भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वारंभिक काल और दूसरा उत्तर आरंभिक काल। समय की अगर बात कर ली जाए तो ये देखिए, 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत पूर्वारंभिक काल, और 1344 से लेकर 1444 विक्रम संवत ये उत्तर आरंभिक काल की समय सीमा इन्होंने रखी। अब देखिए, 700 ईस्वी से ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन यानी हिंदी साहित्य के इतिहास की इन्होंने शुरुआत मानी। 700 ईस्वी से लगभग, वैसे तो देखा जाए तो अमूमन 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, लेकिन उन्होंने 700 ईस्वी से हिंदी साहित्य के शुरुआत की बात की। तो इसका कारण ये कि ये अपभ्रंश साहित्य जो है उसको भी हिंदी के अंतर्गत मान लेते हैं, इसलिए 700 ईस्वी से हिंदी साहित्य के इतिहास की इन्होंने शुरुआत मानी है। और 1344 से 1444 विक्रम संवत ये उत्तर पर आरंभिक काल है। माध्यमिक काल, दूसरा जो कालखंड है, माध्यमिक काल को भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया मिश्र बंधुओं ने, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल की जो समय सीमा है वो 1445 से 1560 विक्रम संवत है, और प्रौढ़ माध्यमिक काल की जो समय सीमा है वो 1568 ईस्वी से 1680 ईस्वी नहीं, 1680 विक्रम संवत है। ये सब विक्रम संवत में ही इनका दिया हुआ है। विक्रम संवत आप जानते हैं कि ईस्वी सन और विक्रम संवत में 57 साल का अंतर होता है। ईस्वी सन में 57 यदि जोड़ दें तो विक्रम संवत आ जाता है, और विक्रम संवत में 57 घटा दें तो ईस्वी सन आ जाता है। तो ये माध्यमिक काल की इनकी समय सीमा है, 1445 से 1560, और प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है वो 1568 से 1680 विक्रम संवत। मिश्र बंधुओं से जो अगला प्रश्न बनता है वो रीतिकाल से संबंधित है, जिसको मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया। अक्सर परीक्षाओं में हजारों बार आप कह सकते हैं पूछा गया है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके यहाँ कोई पड़ोस में या गांव में या आपके गली मोहल्ले में कोई मिश्रा जी रहते हैं जो बहुत अलंकार करते हैं। अलंकार माने आभूषण, बहुत साज सजावट पर ध्यान देते हैं, आभूषणों पर ध्यान देते हैं, ऐसे कोई मिश्रा जी हैं। तो अलंकृत काल नाम इन्होंने रीतिकाल को दिया। अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा, एक पूर्व अलंकृत काल और दूसरा उत्तर अलंकृत काल। 1680 से 1790 विक्रम संवत पूर्व अलंकृत काल है, और उत्तर अलंकृत काल की जो समय सीमा इन्होंने रखी वो 1791 ईस्वी से 1889 विक्रम संवत है। 1791 विक्रम से 1889 विक्रम संवत है, ईस्वी नहीं। मिश्र बंधुओं का जो अगला काल विभाजन है वो है परिवर्तन काल। उन्होंने नामकरण किया परिवर्तन काल। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है। ये ध्यान देने योग्य बात है। अक्सर कई बार पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या रखी। तो 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रमी तक इन्होंने परिवर्तन काल की समय सीमा रखी।
एक ढंग से देखा जाए तो यहीं से कहीं ना कहीं आधुनिक काल की शुरुआत होती है, और आधुनिक काल एक ढंग से परिवर्तन ही है हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसीलिए नाम उन्होंने रख दिया परिवर्तन काल। 1890 में से 57 घटाएंगे तो वही एक ढंग से जो है 40-45 के आसपास। कहने का मतलब ये कि वो आधुनिक काल की जो शुरुआत है वहीं से मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से थोड़ा सा पहले का जो समय है, वैसे तो देखा जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म के समय से ही आधुनिक काल की शुरुआत लोग मान लेते हैं 1850 ईस्वी से ही, लेकिन बीच का जो समय है थोड़ा वो 5-7 साल, उसको संक्रमण काल, खैर वो अगले वीडियो में देखेंगे, यहाँ उसकी चर्चा जो है उचित नहीं है। परिवर्तन काल जो है 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक परिवर्तन काल की समय सीमा इन्होंने रखी, और 5वां खंड इनका जो है वो वर्तमान काल है। 1926 विक्रमी से अब तक का जो समय है इसको उन्होंने वर्तमान काल नाम दिया। मिश्रबंधुओं का जो मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ है उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर उन्होंने जो कुछ जिक्र किया, इस पर प्रश्न बन सकता है। जैसे मिश्रबंधुओं ने बेताल बंदीजन को हिंदी का सबसे उदंड कवि कहा। किसको? बेताल बंदीजन को इन्होंने हिंदी का सबसे उद्दंड कवि कहा। अब इनकी रचनाओं के आधार पर, इनके व्यक्तित्व के आधार पर इनको लगा होगा कि नहीं ये उद्दंड कवि हैं, चंचल कवि हैं, इसलिए इन्होंने कह दिया कि बेताल बंदीजन कौन है, ये हिंदी के सबसे उद्दंड कवि हैं। आप याद करने के लिए अब विक्रम बेताल की कहानी तो जानते होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि विक्रम बेताल जो हैं वो बहुत उद्दंड हैं, तो उस आधार पर आप कनेक्ट कर सकते हैं उद्दंड कवि से किसको? बेताल बंदीजन को, तो ऐसे आप भूलेंगे नहीं। दूसरी जो महत्वपूर्ण उक्ति इनकी है वो ठाकुर के संबंध में है। रीतकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के एक बड़े चर्चित कवि थे ठाकुर। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सब रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे। तो उसी में जो ठाकुर थे ये बड़े चर्चित कवि थे। इनको मिश्रबंधुओं ने अव्वल दर्जे का रसिया कहा। इनकी रचनाओं के आधार पर इन्होंने ठाकुर को अव्वल दर्जे का रसिया कहा। तो प्रश्न बन सकता है कि मिश्रबंधुओं ने किस कवि को अव्वल दर्जे का रसिया कहा? ठाकुर को कहा। तो आप याद करने के लिए ऐसे कहानी बना सकते हैं कि कोई ठाकुर साहब हैं जो बड़े रसिक स्वभाव के हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगला जो प्रश्न बन सकता है इनसे, मिश्रबंधुओं से, वो अब अष्टछाप आप जानते हैं 1565 ईस्वी में विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो अष्टछाप में 8 कवि थे। नागरीदास अष्टछाप के कवियों में नहीं थे। अष्टछाप आगे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित जो वीडियो होगा तो उसमें अष्टछाप के विषय में बताया जाएगा, लेकिन इतना जानिए कि अष्टछाप में 8 कवि थे। आप जानते भी होंगे अष्टछाप में 8 कवि थे, जिसमें इन्होंने कहा कि जो नागरीदास थे ये अष्टछाप के 9वें कवि थे। 9वें कवि का मतलब इनको समझ में आया कि नहीं, अष्टछाप में जो 8 कवि थे कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से मिलते जुलते थे नागरीदास भी वहीं कृष्ण भक्ति काव्य शाखा से ही संबंधित एक कवि थे। वैसे देखा जाए तो नागरीदास नाम के कई कवि मिलते हैं, लेकिन नागरीदास जो कृष्ण भक्ति शाखा से एक बड़े प्रसिद्ध नागरीदास थे, उनको इन्होंने कहा कि नहीं ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित जो अष्टछाप था उसके ये 9वें कवि थे। हालांकि वो अष्टछाप नाम ही है तो 9वां कवि का सवाल नहीं पैदा होता, उसमें आज तो 8 ही कवि थे, लेकिन इन्होंने 9वें कवि की एक उपाधि जैसे दी जाती है तो कहा कि ये 9वें कवि थे नागरीदास। तो प्रश्न पूछ सकता है 9वां कवि नागरीदास, न से 9वां कवि न से नागरीदास, इस तरह से याद कर सकते हैं। पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य चिंतामणि को इन्होंने माना। आचार्य चिंतामणि आप जानते हैं पूर्व अलंकृत काल, पहले आपने देखा अलंकृत काल किसको कहा इन्होंने? रीतिकाल को। तो अलंकृत काल को 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्व अलंकृत काल और दूसरा उत्तर अलंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य इन्होंने किसको माना? चिंतामणि को माना। चिंतामणि, चिंता क्या होती है?
चिंता बहुत बड़ी होती है। तो सबसे बड़े आचार्य कौन? चिंतामणि। कब के? पूर्व अलंकृत काल के। चिंतामणि से ही कुछ लोगों ने रीतकाल की शुरुआत भी मानी। तो रीतकाल की शुरुआत से संबंधित नाम भी इनका आता है चिंतामणि का। तो पूर्व अलंकृत काल के सबसे बड़े आचार्य कौन? चिंतामणि। किसके अनुसार? मिश्रबंधुओं के अनुसार। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बन सकता है वो है कि पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा कवि इन्होंने सेनापति को माना। प्रश्न बन सकता है कि मिश्रबंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना? सेनापति को माना। सेनापति वैसे ही सबसे बड़ा होता है। सेनाओं में एक तरह से सेनापति भी सैनिक ही होता है। तो सैनिकों में सबसे बड़ा कौन? जो वही सेनापति होता है। तो सबसे बड़ा कवि कौन? सेनापति। कब का? पूर्व अलंकृत काल का। उत्तर अलंकृत काल का सबसे बड़ा कवि भिखारी दास को इन्होंने माना। इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि मिश्रबंधुओं ने उत्तर अलंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना? भिखारी दास को इन्होंने उत्तर अलंकृत काल का सबसे बड़ा कवि माना। भिखारी दास सबसे बड़ा है। भिखारी ऐसे आप कहानी बना सकते हैं कि कोई भिखारी है, वो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, और उत्तर अलंकृत यानी बाद की पंक्ति में खड़ा है। उत्तर अलंकृत मतलब रीतकाल का जो परवर्ती काल है, वो बाद की पंक्ति में खड़ा है और सबसे बड़ा है। ऐसे आप कल्पना करके याद कर सकते हैं कहानी बना के। इन्होंने चंद्रबरदाई को हिंदी का चासर कवि कहा। इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि मिश्रबंधुओं ने हिंदी का चासर कवि किसे कहा? तो चंद्रबरदाई को कहा। तो चैसे चासर, चैसे चंद्रबरदाई, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। मिश्रबंधुओं से संबंधित अगले जो प्रश्न बन सकते हैं, मिश्रबंधुओं ने भिखारी दास को हिंदी का प्राचीन समालोचक माना। भिखारी दास जो कि रीतकाल के कवि थे, मिश्रबंधुओं ने भिखारी दास को हिंदी का सबसे प्राचीन समालोचक माना, सबसे प्राचीन समालोचक। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कोई भिखारी है, वो अब ऐसे भी कि भिखारियों की प्राचीन काल से ही लोग आलोचना करते आ रहे हैं। भिखारी कौन प्रशंसा करता है? भिखारी की सबसे लोग प्राचीन काल से ही लोग भिखारियों की आलोचना करते आ रहे हैं। मिश्रबंधुओं ने शिव सिंह सरोज को प्रथम इतिहास सहायक ग्रंथ माना। शिव सिंह सरोज पहले का जो वीडियो है, इसके पहले का, उसमें मैंने शिव सिंह सरोज का जिक्र किया है। शिव सिंह सेंगर एक इतिहासकार थे हिंदी साहित्य के, उन्हीं का ग्रंथ था शिव सिंह सरोज। और शिव सिंह सरोज के विषय में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव सिंह सरोज सबसे पहले हिंदी में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। तो शायद इसीलिए इन्होंने हिंदी का प्रथम इतिहास सहायक ग्रंथ माना। यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के जो इनके पूर्ववर्ती ग्रंथ हैं, उनमें इन्होंने ये शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ को ही सबसे प्रथम सहायक इतिहास ग्रंथ माना। मिश्रबंधुओं ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम नाटककार माना। इस पर भी प्रश्न बन सकता है। हालांकि विद्यापति की बात अगर की जाए, आदिकाल के थे विद्यापति। विद्यापति की संस्कृत में भी विद्यापति लिखते थे। संस्कृत में तो कई नाटक इनके हैं, हिंदी में कोई नाटक इनका नहीं मिलता। लेकिन अब किस आधार पर उन्होंने सबसे पहला नाटककार माना, अब उनकी दृष्टि क्या थी इस पर नहीं कहा जा सकता। वैसे एक पदावली उनकी मैथिली में रचना है, और कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये अवहट्ट की रचना है। बाकी संस्कृत के कुछ नाटक हैं, तो शायद इनकी अवहट्ट या पदावली तो पद्य एकदम विशुद्ध पद्य है मैथिली भाषा का, तो कहीं इनको नाटकीयता दिखी होगी। उस आधार पर उन्होंने हिंदी का प्रथम नाटककार विद्यापति को माना। वैसे अन्य कोई भी विद्वान हिंदी के इनकी बात से सहमत नहीं है, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है। 1910 ईस्वी में लिखी गई हिंदी नवरत्न पुस्तक का लेखन भी मिश्रबंधुओं ने किया। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? तो मिश्रबंधु हैं हिंदी नवरत्न पुस्तक के। नवरत्न ऐसे याद कर सकते हैं आप। मिश्रबंधु 3 भाई, 3 गुणे 3 बराबर 9, 9 रत्न। अच्छा, कब ये रची गई? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में।
तो 9 रत्न 10 में रची गई, और मिश्र बंधु 3 भाई थे, 3 भाइयों ने मिलकर 9 रत्न रचा, और जो कब रचा, 9 रत्न 10 में रचा, 1910 में। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे इस तरह से याद करेंगे तो। हिंदी नवरत्न में प्रमुखता से 3 कवियों का उल्लेख है, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास और महाकवि देव। देव वही देव हैं जिनकी तुलना, रीतकाल के कवि थे जिनकी तुलना लोग बिहारी से करते हैं। तो तुलसीदास, सूरदास और महाकवि देव। अक्सर प्रश्न बनता है कि हिंदी नवरत्न जो इनकी पुस्तक है मिश्र बंधुओं की, उसमें किन 3 कवियों का उल्लेख है, तो प्रमुखता से उल्लेख है, तो उसमें तुलसीदास, सूरदास और देव। वैसे देखा जाए तो कहा भी गया है ना कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास। तो सूर और तुलसी की तो सभी प्रशंसा करते हैं, तो जहाँ केशवदास उसमें आया है वहाँ आप देव कर दीजिए बस। तो तुलसीदास, सूरदास और देव, ये हिंदी नवरत्न में 3 कवियों का इन्होंने प्रमुखता से उल्लेख किया है। तो मित्रों, ये थी मिश्र बंधुओं से संबंधित तमाम जानकारियाँ जिन पर प्रश्न बनते हैं। और मिश्र बंधु विनोद इनका बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 रचनाएं हैं। वो 5000 रचनाकारों का उल्लेख है। कालानुक्रम पद्धति पर रचा गया 1913 ईस्वी और 1934 ईस्वी में। 2 बार, एक बार 3 भागों में प्रकाशन, 3 भागों का प्रकाशन होता है 1913 में, फिर 1934 ईस्वी में इसके 4थे भाग का प्रकाशन होता है। तो ये थी मिश्र बंधु से संबंधित अनेक जानकारियाँ। अब फिर अगले वीडियो में फिर हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अगले इतिहासकारों का उल्लेख करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।